हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम दिसंबर 2025 के जो पीवाईक्यू इग्नू बीएससी के हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। हम जिन भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उनके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लासिकल मैकेनिक्स में रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपके कवर हो जाएं या फिर रिवाइज हो जाएं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ। तो आप भी रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। और अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जिन भी क्वेश्चन के थ्रू हम जो चैप्टर्स कवर करेंगे वो चैप्टर कौन कौन से हमारे पास होने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये टॉपिक जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आपको बहुत काम देगा। और मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए परेशानी रहा है। सेकंड, हम करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस पीवाईक्यू हमारे पास रहा है उसमें भी हमने इसको सॉल्व किया है। एपेरेंट ग्रेविटी, ये नया टॉपिक होने वाला है और इसको समझने के लिए मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा, एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसके बारे में आपको सोचना होगा क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है इसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट इसको कहते हैं पावर। नेक्स्ट हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो एनालॉग रोटेशनल में आ जाता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमारे पास होगा केपलर सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा लॉ ऑफ इक्वल एरिया से। फिर आप देख सकते हो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और लास्ट में होगा हमारे पास एक क्वेश्चन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प ऑसिलेशन किसे कहते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है ये तो हमें करना है ही। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। अब हमारे लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन सामने है वो कौन सा है कि डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स पी एंड क्यू ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर है, तो हमें इनका जो एंगल है वो निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं और वो प्रॉपर्टी आप लिख लेना। वो ये है कि अगर मान के चलो कि कोई ऐसे एक वेक्टर है, ठीक है ना, और अगर हम उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो इसका ये मतलब होता है कि हमने किसी एक वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है। कैसे आता है चलो एक बार समझाता हूं मैं, है ना। देखो, ए डॉट ए वेक्टर किसे बोलते हैं सर? ए इंटू कॉस थीटा, सही है ना। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, और दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच का एंगल जीरो, कॉस जीरो होता है वन, यानी बचेगा ए स्क्वायर, यानी कि ये बचेगा हमारे पास। हम मॉड लगा के, अगर हमने किसी वेक्टर की मॉड लगाई है, मॉड यानी कि ऐसे दो बॉक्स खड़े किए हैं, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और ये भी उसका मैग्नीट्यूड ही है। तो इसलिए जब हम किसी दो सेम वेक्टर की आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या होता है? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आपके सामने मैग्नीट्यूड दे रखे हैं आपस में इक्वल, राइट ना। तो दे रखा है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इनका मॉड इक्वल्स P वेक्टर माइनस में Q वेक्टर का मॉड। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो एग्जाम में करना है, लिखना है, तो ये सब चीजें हमें नोट भी करते रहना है ताकि एग्जाम की वर्डिंग में आपके एक भी मार्क्स ना कटे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर, सही है ना। एक एक स्टेप करेंगे अपन, एक एक स्टेप करना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं जरा देखो। अगर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो यानी कि हम उसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। सेम अपन वहां भी कर सकते हैं, पी वेक्टर माइनस में क्यू वेक्टर डॉट किया हमने पी वेक्टर माइनस में क्यू वेक्टर। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसलिए लेट्स वी यूज डिफरेंट मार्कर। देखो, हम इसमें डॉट प्रोडक्ट करें तो कैसे कर सकते हैं भाई? इस वेक्टर की मल्टीप्लाई पी से, है ना। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिसको बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, मैथ्स में हमने छोटी क्लास में किया है। पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू डॉट पी वेक्टर, क्यू डॉट पी या पी डॉट क्यू डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हो तो पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी ये अलग अलग होता है। इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। क्या ये बचेगा हमारे पास? बिल्कुल बचेगा। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, इक्वल्स यहां पर पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, सही है। फिर आ जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई से माइनस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर माइनस माइनस प्लस एंड क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, सही है ना। बचेगा ऐसा कुछ? देखो पी डॉट पी जो भी इनका आंसर आने वाला है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात कही मैंने। ये आपस में इनका मैग्नीट्यूड कैंसिल, क्यू डॉट क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? पी डॉट क्यू क्यू डॉट पी, और यहां पर माइनस पी क्यू और ये पी क्यू। देखो अगर ध्यान से आप तो ये बनेगा टू पी क्यू, टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, सही है ना। वहां पर क्या बचेगा? माइनस टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये बचेगा। देखो ना, पी डॉट क्यू, बस ये माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, बचेगा टू। इसको एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक, देखो ये जब एक तरफ आएगा तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा फोर पी डॉट क्यू वेक्टर, पी डॉट क्यू वेक्टर, और साइड पे जीरो बचेगा। अब ये फोर डिवाइड में आएगा, सो वी गेट पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल जीरो। बचेगा कि नहीं? अब आप मुझे एक बात का जवाब दे दो कि जब दो वेक्टर के बीच में हम ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वो जीरो के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब होता है कि दैट एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज 90 डिग्री, सही है। अगर इनका पी डॉट क्यू जीरो आता है तो यानी कि एंगल 90 डिग्री है, और अगर पी क्रॉस क्यू जीरो आता तो एंगल 0 डिग्री मानते पैरेलल। ठीक है, ये अगर ये जो मैंने आपको बात बताई इसका बेसिक कवर ना हो, आपको क्लियर ना हो, तो आप बिना झिझक कमेंट में डालिए, पूछिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं समझा दूंगा, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है अच्छे से, इसको देख लेना आप। अगर ये बात क्लियर है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया ये कैसे किया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। चले करें आगे। एक बार यहां भी देख ली इस क्वेश्चन को, ये कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर एंड डिग्री वाला है, यानी कि हमने जो पढ़ा है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या रहा है? स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर कैसे बताते हैं? ऑर्डर बताने के लिए हम देखते हैं कि उसका मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, कि उसको कितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है, वो उसका ऑर्डर। और डिग्री क्या बताती है? डिग्री बताती है पावर, पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर। इसका मतलब समझिए, अगर मान के चलो कि इस तरह से इक्वेशन दी गई है, ये ठीक है ना, तो ऑर्डर बताएगा टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, इसमें कितनी बार डेरिवेटिव किया है, तो यहां देखो दो बार, और इस हाईएस्ट जो ऑर्डर निकली इसमें इसकी पावर कितनी है? 1, तो हम 1 लिखेंगे डिग्री। अब यहां इक्वेशन देखो, ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, ये है हमारे पास। ऑर्डर कितना है? इसको एक ही बार डेरिवेटिव किया है, तो ऑर्डर तो हो गया 1। डिग्री कितनी है? तो देखिए जिसको डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर भी 1 है। यहां पर
वाई रूट में, एक पावर फ्रैक्शन में। तो याद रखिए आप, जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये वाला, ये इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। y की पावर चलेगी, x की पावर चलेगी, यानी वेरिएबल की पावर चलेगी, लेकिन डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। दूसरा, इसको किसी भी दूसरे इस वाले को y के साथ मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, अदरवाइज ऐसा होता है तो हम ये बोलेंगे कि इसकी डिग्री डेफिनेटिव नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे y है तो इसको हम साइन y, e की पावर y, log y लिख सकते हैं, लेकिन साइन में जो डेरिवेटिव वाला होता है y डैश, है ना, उसको हम साइन dy बाई dx नहीं लिख सकते, है ना। साइन y डैश, e की पावर y डैश ये अलाउड नहीं होता, नो पावर, नो प्रोडक्ट और नो फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। तो क्या ऑर्डर और डिग्री क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। अब ये जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, यहां पर सिंपल से एक स्टेटमेंट है, एस्ट्रोनॉट्स आर पुट इन अ रोटेटिंग सर्कुलर चैम्बर। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है अगर उनको एक चैम्बर में रख दे जो रोटेट कर रहा है। आपने ऐसी साइंस फिक्शन की बहुत सारी मूवी देखी होगी, जैसे एक मूवी है वो है द मार्शियन। उसमें वो स्पेस में जाते हैं और वो स्पेस जो स्पेसशिप होती है वो कंटिन्यू घूमती रहती है और उनको ग्रेविटी फील होती है, मतलब वो हवा में नहीं फ्लोट करते, वो जमीन पर नॉर्मल खड़े रहते हैं, इस तरह से जैसे कि अर्थ पे खड़े हैं। अब यहां पर क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स आर पुट इन अ रोटेटिंग सर्कुलर चैम्बर टू बी ट्रेन्ड इन हाउ टू विदस्टैंड हाई एक्सेलरेशन। हाई एक्सेलरेशन विदस्टैंड मतलब झेलना। अगर कभी आपने पढ़ा होगा, ध्यान सुना होगा कि जब एक एस्ट्रोनॉट को रॉकेट से लॉन्च करके हम स्पेस में भेजते हैं तो वहां रॉकेट की स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जाती है, जिससे जो उसका एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा होता है और उसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। अब वेट ज्यादा होने लगेगा सडनली तो उनको नोजिया यानी कि उनकी बॉडी से ब्लड आ सकता है, उनको सीजर्स आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है। तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसी परेशानी ना आए, आप पहले से इनको झेल सको। What is the acceleration experienced by an astronaut in a chamber in terms of g? यानी कि अगर उसको चैम्बर को रोटेट करा रहे हैं, अब रोटेट करा रहे हैं इस वजह से वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। जो चैम्बर है रोटेट करेगा तो ग्रेविटी फील होगी, कैसे होगी अभी बता दूंगा, लेकिन जब चैम्बर रोटेट करेगा तो उनको एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी फील होगी। अब वो ग्रेविटी इनको कितनी ज्यादा फील होगी, यानी जी की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एक्सपीरियंस बाय एन एस्ट्रोनॉट, तो कितना ज्यादा होगा। और उसके साथ में देख विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यानी कि हम उसको एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, मतलब कि हर एक सेकंड जो एंगल कवर हो रहा है वो फिक्स हो रहा है ना, वो फिक्स हो रहा है। जैसे एक पंखा है, जब वो घूमता है तो नॉर्मली घूमता है एक फिक्स स्पीड से, उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। गिवन दैट इन द सर्कुलर इन द चैम्बर एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, तो एक 10 मीटर का रेडियस है जिसमें उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बात देखो आप, जब हम किसी भी पत्थर को ऐसे जोर से पकड़ के घुमाते हैं तो क्या होता है कि जब पत्थर ऐसे जा रहा है, अब रस्सी से बंधा हुआ है ठीक है, अगर रस्सी से छोड़ दें तो सीधा कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, जाएगा ना बाहर की तरफ। रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वो कैसे आता है, ऐसे करके आता है एक सर्कुलर पोर्शन में, आता नहीं आता। ऐसे में ही आपको एक बात और समझनी है, देखो हमने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब क्या है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी सीधी जा रही है, सडन मान के चलो, मैं फिर से बनाता हूं, एक कार वो सीधी जा रही है, अब सडन उसको रोड पे टर्न लेना पड़ता है, ऐसे घूमना पड़ता है। अगर वो गाड़ी घूमेगी तो एक बात नोट करो, हम कहां की तरफ धक्का खाएंगे, हम जो हमारा सिर होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। क्यों, तो सुनो, हमारा इनर्शिया क्या है, हम जाना चाहते हैं सीधा, है ना, और हम इधर आ गए तो हमारा इनर्शिया हमें यहां लेकर जाना चाहता है, तो हमें एक आउटवर्ड फोर्स फील होती है, हमें एक आउटवर्ड फोर्स फील होती है। इनर्शिया के बारे में क्या डिस्कशन है, अगर आइडिया नहीं है पूरी तरह से तो अभी टॉपिक आने वाला है, समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा चलो फिर से, तो यहां पर भी वही केस है, जब एस्ट्रोनॉट को एक सर्कुलर चैम्बर में घुमाया जाएगा तो उनको बाहर की तरफ एक पुश मिलेगा, वो वहां ऐसे पुश करके जाएंगे। तो जो ऐसे करके वो जाएंगे ना, तो रियल में उनकी सरफेस जहां पर हम ऐसे खड़े हैं वो सरफेस ऐसे होगी, तो उनका पैर धड़ाम से लगेगा, उनको ऐसा फील होगा कि वहां पर ग्रेविटी है और नॉर्मली हमें ग्रेविटी खींच रही है और हमारा पैर जमीन पे टच है, ऐसा फील होगा।
क्योंकि हमारी सरफेस अभी ऐसे करके फ्लैट है ना, फ्लैट, तो उनके लिए वो ऐसे करके होगी, ठीक है, सीधी खड़ी खड़ी हो सकती है। मैं इसको समझाने के लिए जब पढ़ाऊंगा चैप्टर में वीडियो डालूंगा मैं, और डाली है मैंने, तो उनको आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि कैसे इसको फील करें। तो यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है, वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स उनको क्या फील कराएगी, सेंट्रीपिटल सूडो फोर्स है ना, उनको फील कराएगी ग्रेविटी। जी मास ऑफ सैटेलाइट, जो भी वो चैम्बर में घूम रहे हैं है ना, चैम्बर में, और मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा ग्रेविटी फील कराएगी उनको। अब रेडियस तो हमें पता है 10 मीटर है, चलो बात की बात है, और चैम्बर का मास मैटर नहीं करेगा। सो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या वो ऐसी आएगी, जी एम डिवाइडेड बाय आर। एक बात आप नोट करो, हमने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, जो फॉर्मूला हम एम इंटू जी से निकाल सकते हैं, यहां से एम जी ग्रेविटी फोर्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो जी की वैल्यू है वो ऐसी आ जाती है, और अगर जीएम की वैल्यू निकालें, जीएम की वैल्यू क्या वो जी आर स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगी, आ जाएगी। हम यहाँ पुट कर लेते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर जी आर स्क्वायर रखेंगे तो ये बचेगा जी आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह से गिवन है, एंगुलर स्पीड के टर्म्स में और रेडियस में। चलो रेडियस ठीक है, इस v को हम एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो g है वो g डैश जो हमें फील कराएगा, है ना, जो फील कराएगा क्या कि वो कितनी ग्रेविटी से घूम रहे हैं। एग्जैक्ट अर्थ पे तो नहीं है, उनको अर्थ जैसा फील कराना है, तो वहां पर ग्रेविटी अलग होगी, ठीक है, इसलिए मैंने मास ऑफ द अर्थ नहीं लिखा है। अच्छा v की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एक रिलेशन है ये रोटेशन मोशन में, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये कैसे आता है फॉर्मूला, 11th में भी सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो कमेंट में डाल देना, मैं वीडियो बना लूंगा इसके लिए भी अलग से। तो v की वैल्यू हम ये रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, ये बचेगा जी डैश, बचेगा ना। अब बताइए ओमेगा कितना, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, सी 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। सो वी कैन सिंपली पुट 2 into 4 into में आर बोलो क्या है, तो ये रहा रेडियस 10, दैट विल बी 40। ये तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलेंगे सर ये आ रही है 40, मैं जगह बना के इधर लिखता हूं 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी डैश इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर इसको हम जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या होगा, लेट्स वी डिवाइड बाय जी, तो ऐसा भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जानते हैं हम 10 होती है, तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू 10 होती है जी की, और 10 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 4। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें फील होगी वो कितनी होगी, 4 टाइम्स नॉर्मल जो हम अर्थ पे ग्रेविटी फील करते हैं, यानी 4 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन फील होगा अगर हम उस चैम्बर को इस स्पीड से और इस रेडियस पे घुमा रहे हैं, है कि नहीं बात। तो ये बात आप ध्यान रखो कैसे किया गया है। आगे बढ़ सकते हैं अपन एक और नए क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन है अ लिफ्ट ऑफ मास 3000 kg moves 200 मीटर अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड 25 एट अ कांस्टेंट स्पीड इन 25 सेकंड, यानी 25 सेकंड में 200 मीटर ऊपर आ जाती है। एट व्हाट एवरेज रेट मतलब पावर डज द फोर्स ड्यू टू द केबल डू वर्क, यानी केबल है जो लिफ्ट को ऊपर खींच रही है। अब लिफ्ट का वजन इतना है, उसको 200 मीटर खींचा है, टाइम लगाया है, तो इसलिए जो केबल वर्क कर रही है उसको केबल का जो पावर है वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। नाउ सी, so power basically is work done per unit time, और जब इसको ऊपर खींचा जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। हमें लिफ्ट का मास दिया हुआ है 3000, जी की वैल्यू अपने को पता है 10, हाइट कितनी है 200 मीटर, एंड टाइम कितना है 25 सेकेंड्स। सही है, ठीक है, सारे डाटा करेक्ट है ना। सॉल्व करते हैं, 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8, ओके, कैलकुलेट कर लेंगे कितना जाएगा, 3 8 24, 3 and 1 4, 1 2 3 4। पावर का है तो हम इसको वॉट लिख सकते हैं या जूल पर सेकेंड, और साइंटिफिक यूनिट में लिखने के लिए 2.4
1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वॉट, ये हम इसको लिख सकते हैं। इतना पावर जनरेट करेगी केबल उसको ऊपर खींचने के लिए। सिंपल। ये जो क्वेश्चन था ये केवल फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं अपन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर इसके बेस पर क्या क्वेश्चन है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज 100 जूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपने को दी गई है। बोले तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं तो वो चल ही तो रहा है ना, वो चल रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और वो कैसे चल रहा है, इट मूव्स वंस इन द सर्कल इन 22 सेकंड, यानी कि एक चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में 22 सेकंड लगाता है। तो हमें क्या निकालना है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। ये सारी चीजें क्या हैं, जरा रिलेट करो इनसे, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन सोचो कौन सा लगेगा, न्यूमेरिकल फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है ना, रोटेशन, और क्या दिया हुआ हमें, एक सेकंड में यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, हमें थीटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। इसको अगर रिलेट करें तो ये ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन में जाएंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रोटेशन में जाते ही ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम की जगह पर आई और वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला में यूज करना है। देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है ना 100 जूल, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, दिया है नहीं, वो निकालना है, और हमें ओमेगा को निकालने के लिए थीटा और टी, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर स्पीड का थीटा पर यूनिट टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम इसको निकालने के लिए इन दो पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको अटेम्प्ट। ओके, तो हमने जो अभी डाटा बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें ओमेगा पहले चाहिए, तो लेट्स वी कैलकुलेट ओमेगा। इट इज थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, कितना एंगल कवर करता है ये, वंस इन द सर्कल इन 22 सेकंड्स, तो यानी कि एक चक्कर लगाने में जो एंगल कवर होगा दैट विल बी 2 पाई। टाइम कितना है 22, काटेंगे पाई बाय 11, है ना, पाई की वैल्यू 22/7 और यहां पर मल्टीप्लाई में 11, तो आ गया 2, दैट मीन्स 2/7 रेडियन पर सेकंड, ये होगी इसकी एंगुलर स्पीड। अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेल नोन, वी नो करके लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 100, 1/2, आई निकालना है और ओमेगा की वैल्यू 2/7 का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक 2 से 2 कैंसिल, सो आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 से 49, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 4900 डिवाइडेड बाय 2, सही ना, 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हम रखेंगे यूनिट, एम आर स्क्वायर, यानी एम की होती है केजी, आर की होती है मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ये रख देंगे और डिवाइड करके इसका आंसर तो आप लेकर आ ही जाएंगे, राइट ना। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है केपलर सेकंड लॉ से, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, जरा इसको समझिए आप पहले तो। देखिए एक तरफ सन है यहां पर, ठीक है ना, अब सन जो है यहां पर एक जगह फिक्स है और इसके अबाउट प्लैनेट्स रोटेट करते हैं एक इलिप्टिकल शेप में। अब एक प्लैनेट मान लीजिए कि वो इस तरह से है, और सन को हम सेंटर में नहीं बनाएंगे क्योंकि सेंटर में नहीं लिया जाएगा इसको, हाँ, इलिप्टिकल शेप में सन जो है ना किसी एक फोकस पर होता है, लेट्स भी से कि वो यहां पर है ना? या तो यहां पर या तो यहां पर लेंगे हम। अब जो प्लेनेट है वो यहां पर मान लो, अब एक पॉइंट पे ये प्लेनेट दूर होता है, एक पॉइंट पे ये पास होता है। जब ये दूर होता है इसकी स्पीड धीरे होती है, जब ये पास होता है इसकी स्पीड फास्ट होती है। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है मैथमेटिकली प्रूव करके। तो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इस चीज को, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात आप समझ लो कि जब कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड इस तरह से घूम रहा है
तो वहां पर ना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। साथ में लॉ ऑफ इक्वल एरियाज क्या बोलता है, मैं इसकी एक बार स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान सुनिए। इट सेज द एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट, स्वेप्ट बोलो या कवर बोलो, जो एरिया कवर किया जा रहा है, मान के चलो कैसे, एक प्लेनेट यहां पर है T1 टाइम, वो ए से बी गया, ठीक है ना, ए से बी गया, तो ये T2 पे यहां पहुंचा। अब इसने जो टाइम लिया, कितना टाइम लिया, T2 माइनस T1, यानी कि मान लो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, वो टाइम कुछ लिया। तो इस टाइम में जो ये एरिया कवर किया ना, ये एरिया जो कवर किया, अब हमने उतना ही टाइम इसको सी से डी आने पे दिया, और वो यहां से यहां आ जाएगा, उतना ही टाइम दिया, कितना, T2 माइनस T1। तो इसने अब जो एरिया कवर किया और जो पहले एरिया कवर किया था, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट होती है कि एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट, और ये एग्जाम में नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लेनेट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, हम इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल देते हैं, इज इक्वल, यानी कि एरिया जो स्वेप्ट कर रहे हैं वो कैसा है, इक्वल। अब मोटे मोटे रूप से एक बात समझ लो, ऐसी स्टेटमेंट जब होती है तो हम ये भी कहते हैं कि जो इसकी एरियल वेलोसिटी यानी एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी, वो सेम होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी बाय प्लेनेट डिवाइडेड बाय टाइम। अब पता है कि भाई एरिया कवर कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है, हमने इसको जो टाइम दिया वो यहां पर और यहां पर सेम दिया है, यहां पर टाइम और यहां पर टाइम सेम दिया, तो ये एरिया कवर इक्वल कवर करता है कि नहीं। अब ये स्टेटमेंट के बारे में मैंने जो एरियल वेलोसिटी आपसे बोला है, देखो लेक्चर पढ़ाते वक्त मैं सब अपलोड करूंगा, ये सब बताऊंगा, फिर भी आपको मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन की बारी है ना। तो एरियल वेलोसिटी अगर इक्वल है तो यहां कितना एरिया कवर किया गया है, हम बोले सर जो भी कवर किया गया है वो यहां पर और यहां पर सेम होगा, एरियल वेलोसिटी A1 बाय A2। अब ये टाइम तो सेम ही दिया गया है, तो हम एरिया को लेंगे केवल, ठीक है, यहां से टाइम तो हम सेम ही देते हैं यहां पर, क्योंकि सेम होती है स्पीड, है ना, एरियल वेलोसिटी सेम होती है। और चाहे तो यहां लिख दो, ये ऐसा क्यों लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, हमने इसलिए इसको लिख दिया ऐसा, केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है, बात क्लियर। अगर ऐसा है तो यहां पर कितना एरिया कवर किया गया सर, ये क्या है इसकी R1, और जो ये डिस्टेंस है वो क्या है इसकी V1 वेलोसिटी है, क्योंकि यहां पर हम वही लेंगे। सो R1 जो यहां से यहां पर ये वेलोसिटी से आया, वो वेलोसिटी कितनी, V1, जो यहां पर आया वो वेलोसिटी कितनी, V2, ओके ना। सो R1 V1 इक्वल्स टू R2 V2, और क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू में ये सामने इसकी है ना, ये इसकी हाइट, ठीक है ना, एरियल वेलोसिटी की डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो यही आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहां पर हाफ से हाफ कैंसिल, अब जो अपने पास फॉर्मूला बचा वो क्या बचा, ये बचता है R1 V1 इक्वल्स टू R2 V2। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इसको सिंप्लीफाई तरीके से बता सकूं, मैं ट्राई वैसे ही कर रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं। डिटेल में जानने वाली बात वो अभी नहीं है, डिटेल में जानने वाली बात जो है वो लेक्चर में अपलोड हो जाएगी, है ना, या फिर आप डाउट पूछें डिस्कस करें तो अपलोड हो जाएगी। अभी जस्ट सिंपल हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ओके ना। अब यहां रिलेशन देखो आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं जब ये वैल्यू अलग अलग है, R1 ज्यादा है R2 कम है ना भाई, R1 ज्यादा है R2 ये डिस्टेंस है इसकी, ये कम है, ये वाली रेडियस। अगर ये ऐसा अलग अलग है तो इक्वल कैसे हो सकता है, ये इक्वल तभी हो सकता है जब R1 ज्यादा V1 कम, R2 कम V2 ज्यादा। और आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बोलना, बस आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा जब आए तो आप एग्जाम में लिखेंगे, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे, वी कैन क्लियरली सी, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है
है ना, वेलोसिटी है वो रेडियस के इनवर्स डिपेंड करती है। दिस इज अवर आंसर, है ना, कि जो प्लेनेट की ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड कम होगी और जो पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। नाउ सी व्हाई एन ऑब्जेक्ट वुड मूव स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर। तो जब दूर होगा तो स्लो क्यों मूव करेगा? बिकॉज दिस इज द रिलेशन विच सेज टू दिस। और सेंटर ऑफ फोर्स ये क्या है? ये तो हमने डिस्कस किया था, जब फोर्स को खींच रही है ना अपनी तरफ। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वी कैन से दिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये सारी स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए देखिए कैसे किया जाएगा। यहां पर ये क्वेश्चन है एसएचएम इक्वेशन से, जो हमसे ये स्टेटमेंट कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट यानी एक पार्टिकल है जो चल रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसके लिए हमें ये इक्वेशन दी गई है और मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, इसको समझने से पहले एक इक्वेशन समझो। आपने कभी ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी होगी 11th में, ठीक है? ये किसकी होती है? जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगी a cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद समझिए, मैं यहां पर ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना कि भाई साइन ओमेगा टी और कॉस का, साइन और कॉस का मुझे एक रिलेशन पता है, ये वाला साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैं अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बचेगा? ये बनेगा ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है बात? अब जरा देखो ये क्या है? ए कॉस ओमेगा टी एक्स है हमारा, इसीलिए माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम वैल्यू लिख सकते हैं इसको एक्स से रिप्लेस करके। लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? कंडीशन मैक्सिमम कब होगी? जब ये माइनस वाली टर्म जीरो हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए माइनस में ओमेगा ए बचेगा जब रूट से बाहर आ जाएगा। ये होगी इसके मैक्सिमम वेलोसिटी को निकालने का तरीका। तो इसको हमें लिख लेते हैं फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, माइनस ओमेगा ए। सही है ना? अच्छा, हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें माइनस की कोई नीड नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख लिया। अब इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा वो देखो जरा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी को एक बार डेरिवेटिव करेंगे जो हमें ये दे रखी है। इट विल बी ए माइनस ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का करेंगे अगेन ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा का करेंगे फिर से एक ओमेगा आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब मैक्सिमम क्या बचेगा देखो ध्यान से, यहां पर ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ये क्या है? तो बोलेंगे एक्स। तो क्या ए की वैल्यू ये नहीं आ जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगी ना? बिल्कुल सही वैल्यू है, लेकिन हमसे बोला जाता मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो मैक्सिमम कब होगा? जब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये बात याद रखो आप। तो ए मैक्सिमम ये अलग है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या बात ठीक? कि दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले, ओके ना? एक तो अब इनके बेस पे क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, चलो उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं फटाफट से फटाफट जी। तो अब बोलिए V मैक्सिमम कितना होगा? आप कहेंगे सर माइनस ओमेगा ए, दैट विल बी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई? 4 पाई। तो लेट्स वी जस्ट पुट 4 पाई। ए यानी एम्पलीट्यूड वो कितना है? 0.05। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? 5 4 से 20 पाई अपॉन में 100 काटेंगे तो कितना आएगा? माइनस 0.2 पाई, है ना? ये होगी इसकी मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी। बात क्लियर? अब इसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दीजिए कितना होगा? ये रहे फॉर्मूला, हमें ये पुट करना है
माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है, स्क्वायर करेंगे 16 पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज 0.05। सॉल्व कर लेंगे अगेन सेम तरीके से। तो ये जाएगा -80 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100, जीरो कैंसिल, -0.08 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी अवर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े क्वेश्चन के लिए, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लो आप। ये हमसे वर्डिंग में कह रहा है कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम सब जानते हैं कि भाई देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। ये एक ऐसा ऑसिलेशन जहां पर फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे करके रुकता है। जैसे एक गिटार, उसकी वायर उसको ऐसे प्लग कर दोगे तो वो क्या करेगी, वायर एक ऐसे प्लग करने के बाद वो सडन ऐसे करके धीरे धीरे करके रुक जाएगी। सही है ना? लेकिन जब हम एक पेंडुलम की बात करते हैं तो उसको ऐसे छोड़ा, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वो धीरे धीरे करके उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है ना। पहले यहां तक एम्पलीट्यूड था, फिर यहां तक, 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 कम कम हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। चलो इसको बढ़िया से लिखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना चाहे तो। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द टाइम इंटरवल, है ना, यहां नोट करना। अब यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। इज द टाइम इंटरवल ये क्या है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सब जानते हैं, जो टाइम बीत रहा है, कहां बीत रहा है। इज द टाइम इंटरवल फॉर विच ध्यान से देखिए, इट्स एम्पलीट्यूड, ये देखिए, इट्स एम्पलीट्यूड डीकेज। इसका एम्पलीट्यूड डीकेज यानी खत्म होता रहता है। डीकेज टू, कब तक खत्म होता है, कहां तक, किस वैल्यू तक? इस वैल्यू पर, यानी कि वो एक्सपोनेंशियली कम होता रहता है, यानी कि सडन कम हो गया। सडन कम नहीं होता, एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे करके। और एक्सपोनेंशियली का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे करके, बस हमें लगता है कि हाँ वो खत्म हो गया, वहां तक। सो डिकेज इट्स एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि जब कभी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है तो वो ऐसे बनता है, ना ये ऐसे करके। कभी भी उसकी वैल्यू ऐसे नहीं बनती, ऐसे कि खत्म हो गया, नहीं, वो हमेशा इन्फिनाइट तक जाएगा। और ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल टर्म है, मैथमेटिकली, समझ रहे आप? हाँ, हमें पता है रियल में वो ऑसिलेशन जो कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो ये मानते हैं कि वो खत्म नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल के पास फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन रह जाता है, और वो कब तक रहता है हम नहीं जानते, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियली लिखते हैं। इट्स एम्पलीट्यूड डिकेज टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू, जो भी स्टार्टिंग में वैल्यू थी उसका, ऑफ इट्स इनिशियल ऑफ इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? ये यानी कि टाइम इंटरवल है, जो टाइम बीत रहा है किस चीज के लिए, उसका एम्पलीट्यूड डीके हो रहा है उसके लिए। हाँ जी, खत्म हो रहा है, कहां तक खत्म हो रहा है, ये वाला, इस वैल्यू तक। क्या बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा आज का, फर्स्ट का एच तक, है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए तब तक इन क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लो, इनके कॉन्सेप्ट देख लो, और जिन कॉन्सेप्ट को समझने में आपको डिफिकल्टी आई या समझना है दोबारा से, उनको आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। उनका पूछो और मैं बताऊंगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।